नमस्कार, तेजस्विनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। इस दुनिया में एक चीज हर कोई हासिल करना चाहता है और वो है खुशी। अपने खुशी के लिए हम और आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरों की मुस्कुराहट के लिए कितने लोग हैं जो काम करते हैं, कितने लोग हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी निसार कर देते हैं। ऐसे लोग विरले ही होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतना कुछ घटित हो रहा होता है जो हमारे दिल के तार को कहीं ना कहीं छेड़ता तो है, लेकिन दिमाग तक नहीं पहुंचता। और ऐसे लोग जो इस दिल के तार की बात सुनते हैं और उस पर अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं, विरले होते हैं। और ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऐसी पहल की कि आज ये दृष्टिबाधित लोग फिल्मों को मात्र सुन नहीं रहे बल्कि देख पा रहे हैं। और उससे उन्हें जो खुशी मिल रही है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है, उसी से रोशन है इनकी ज़िंदगी। हमारे साथ हैं सुश्री रमी सेठ। जिंदगी अपने सभी रंगों के साथ बेहद खूबसूरत है, लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए भी सही है जो इसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते, जो अपनी मुश्किलों को सह तो सकते हैं लेकिन बता नहीं पाते। इनकी मुश्किलों को दिल से महसूस कर उनका हल तलाशने में जुट गई रमी सेठ, जिन्होंने सक्षम ट्रस्ट के साथ मिलकर उनके लिए बोलने वाले उपकरण उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू की। डिजिटल सामग्री पढ़ने के लिए भी ब्रेल, सुगम्य लाइब्रेरी और सुगम्य किताबें तैयार करने के सफल प्रयास किए, जो सुगम्य फिल्मों की एक अभिनव पहल तक पहुँचे। एक नवीन प्रयोग जिससे दृष्टि बाधित भी अब फिल्में देख सकते हैं। इन्हें ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्में कहा जाता है, जिन्हें भारत में लाने का श्रेय जाता है रमी सेठ को। गोवा में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी इन ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्में मनोरंजन का अहम जरिया है, लेकिन फिल्मों को सिर्फ सुनने की बजाय अब इन फिल्मों में दृश्यों का शब्दों के माध्यम से वर्णन किया जाता है और इस तरह बिना दृष्टि भी इन्हें देख पाना संभव हो जाता है। चूँकि वॉइस ओवर का रोल इन फिल्मों में महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए सुषमा सेठ और नरेंद्र जोशी जैसे कलाकारों को साथ लेकर रमी सेठ ने इन फिल्मों पर काम किया। अपनी जिंदगी दृष्टिबाधित लोगों का जीवन संवारने, आसान बनाने और इनके लिए कई तरह की अनूठी पहल करने वाली रमी सेठ ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है रमी जी आपका। नमस्कार, थैंक यू। आपने अपनी पूरी जिंदगी दृष्टिबाधित लोगों के लिए, कह सकती हूँ, न्यौछावर कर दी, लेकिन जो आपने ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्मों की पहल शुरू की है, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि दृष्टिबाधित लोग भी फिल्में सिर्फ सुनते हैं, उनको भी तो देखने का हक है। बिल्कुल। ये शुरुआत, इन फिल्मों की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके जहन में कैसे आया कि इनके लिए भी हम फिल्में इस तौर पे प्रस्तुत करें कि ये उन्हें देख सकें? जब सक्षम हमने शुरू किया 2003 में, उसके बाद मिस्टर मनोचा हैं जो ऑल्सो फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सक्षम में मेरे साथ, तो उनके साथ वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो उनके साथ हम जाते थे पिक्चर देखने दोनों साथ। तो उनको तो डायलॉग सुनाई देते थे बस, और बीच में जो हो रहा है नॉन डायलॉग में उनको नहीं पता चलता था। तो उस टाइम मेरे को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल लगता था। वो छोटे गैप में मैं क्या समझाऊं, मैं अपने आप देखूं कि उनको समझाऊं या लोगों को डिस्टर्ब करूं। तो वहाँ से फिर ये बात ठीक नहीं है। मिस्टर मनोचा ने भी बोला आप सोचिए क्या कर सकते हो इसके बारे में, बाहर तो ये होता है, हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते हैं ये सारा। तो जब से 2005 में हमने सोचा शुरू करने का कि जो फिल्म्स हैं ब्लाइंड और हम सब जाके, ब्लाइंड पर्सन्स, साइटेड पर्सन्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सब जाके पिक्चर्स एक साथ जाके देखें। जो उसका नॉन डायलॉग पोर्शंस है उसको स्क्रिप्ट लिख के उसका वॉइस ओवर करके मूवी में, उस मूवी में इंस्टॉल हो जाता है। सो कंप्लीट मूवी बिकम्स एक्सेसिबल फॉर देम। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। यहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन चूंकि आप तो बहुत सालों से दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम कर रही हैं, जी, पहला अनुभव क्या था जब आपने पहली बार ये फिल्म इन बच्चों को दिखाई या लोगों को दिखाई? क्या प्रतिक्रिया थी? सबसे पहले जो हमने फिल्म करी थी वो चिल्ड्रंस फिल्म थी, जो हमने हैदराबाद चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल जो होता है हैदराबाद में हर साल, वहाँ पर हमने स्क्रीन करी थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो वहाँ पर एक्सपीरियंस था, जो बच्चों ने जो रिएक्शन वहाँ दिया, उसके बाद तो मैंने सोचा ये तो मैं काम बंद ही नहीं कर सकती। मतलब सारे बच्चे पहली बार, उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या है ऑडियो डिस्क्रिप्शन, वो सोच रहे हैं वो पिक्चर देखने आ रहे हैं, बैठ गए। अब जब सारा
कास्ट आ रहा है, सबके नाम पढ़े जा रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, एक्टिंग कौन कर रहा है। जब वो सुन रहे थे सारी बात, फिर उनको बाद में पिक्चर के बाद वो आए मेरे पास काफ़ी बच्चे, कहने लगे ये तो बहुत अच्छा है, अब हम अपनी मम्मी को नहीं लेके जाएंगे साथ में क्योंकि वो पूरा बताती भी नहीं। अब हमको अपने आप समझ आ रहा है कि कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन एक्ट कर रहा है। प्लीज़ आप ये करते रहिए। क्या बात है। और ये पहली फिल्म कब बनाई आपने? 2005। अच्छा, तो 2005 से लेकर अब 2019 आ गया है, 14 साल हो गए। इस बार तो इफ़ी में भी कहा गया है कि स्पेशली ये फिल्में उनको दिखाई जाएंगी, स्क्रीन की जाएंगी। हाँ जी। कितनी फिल्में बन गई हैं और इस बार जब इफ़ी में ये फिल्में पहुंचेंगी तो क्या कोई खास फिल्में आप लोगों ने बनाई हैं, तैयार की हैं जो इस फॉर्मेट में है? इफ़ी में पिछले साल भी हमने पार्टिसिपेट किया था, स्क्रीन की गई, स्क्रीन करी थी। बट इस टाइम 50 ईयर्स हैं उनके, इफ़ी के 50 ईयर्स हैं, तो वी आर हैप्पी कि वहाँ पर हम पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार हो सकता है हम लगे रहो मुन्ना भाई करें, क्योंकि गांधी जी बेस्ड है, 150 ईयर्स हैं गांधी जी के। तो ये मूवी है। मेरा एक आइडिया ये रहता है कि जब हम कोई भी पिक्चर्स करें, कोई भी फिल्में ऑडियो डिस्क्राइब करें, किसी ने कल ही बोला था मेरे को, जी हम स्क्रीन कर रहे हैं, आप अंधाधुन हमको दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। आई सेड क्यों? आई सेड हम भी जाते हैं, या सैटरडे संडे आया, भागे टिकट लिया और भागे पिक्चर देखने, मज़ा करने, हंसने, पॉपकॉर्न खाने। ये लोग क्यों नहीं करें? क्यों अंधाधुन क्यों देखें वो? क्यों? आई सेड उनको ऐसे पिक्चर देख के वो जाएं वहाँ देखने कि जो फ्रेंड्स के साथ जाएं, हंसें, बोलें, मज़ा करें, ऐसी होनी चाहिए। खुशी मिले उनको। खुशी मिले, पूरी खुशी मिले उनको। तो फिर ऐसे नहीं, मैं वो नहीं, आप लगे रहो मुन्ना भाई दिखाओ। अच्छा तो एनीवे वहाँ पर तो हम ये दिखा रहे हैं, और हो सकता है ये न्यू पिक्चर जिसकी बहुत आई थिंक आजकल पब्लिसिटी चल रही है, स्काई इज पिंक जी, तो उसकी परमिशन हमको मिल गई है करने के लिए, तो वो शायद करेंगे। तो जैसे आपने कहा परमिशन मिल गई है, तो आमतौर पे जब आप इन फिल्मों को ऑडियो डिस्क्राइब फॉर्मेट में सामने रखते हैं तो क्या आपको खास परमिशंस लेनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन हाउसेस से हम परमिशन लेते हैं, क्योंकि लेनी चाहिए आई थिंक, क्यों नहीं, पुरानी से पुरानी पिक्चर लेनी चाहिए। मुगल आजम कर रहे हैं हम, पाकीज़ा कर रहे हैं हम, पर उसके लिए भी मैंने परमिशन ले लिया है। तो ये इसमें तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स, डांसेस भी होते हैं, डिस्क्राइब होंगे, वो भी डिस्क्राइब होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, उनके ड्रेसेस क्या हैं वो होंगे। अच्छा, सब कुछ होना चाहिए। जो आप और हम एंजॉय करते हैं उनके लिए भी वही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये आपने ये बात बहुत बार बोली है कि जो हम और आप एंजॉय करते हैं, इस बात को मैं आपसे ज़रूर उठाऊंगी। लेकिन चूंकि हम फिल्मों की बात पहले कर रहे हैं, ये जब आप फिल्मों को उनके लिए ऑडियो डिस्क्राइब करते हैं तो कौन सी ऐसी खास बातें होती हैं, किस तरह की मेहनत होती है इसमें जो इन्वॉल्व होती है? सबसे ज़्यादा फर्स्ट तो होता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग परफेक्ट, उसके बाद है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कैसे बोल रहे हैं, किस इमोशन के साथ बोल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कैसे वो सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब जैसे बिल्कुल ऐसे पढ़ के बोल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एग्जांपल आपको देंगे शोले का। शोले जब हमने करी तो थोड़े लोगों का डिमांड था कि आप शोले करिए। डर डर के तो मैंने कर ली, परमिशन लेके, मिस्टर सिपी से परमिशन लेके कर ली। फिर श्री फोर्ट में उन्होंने बोला आप यहाँ स्क्रीन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ करिए। तो वहाँ 3 ऑडिटोरियम्स हैं ना, शायद एक 200 का है, 500 का है, एक 1500 का है। तो देखा आप कौन सा लेंगे? मैंने कहा 500 वाला, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने आएंगे, कौन आएगा शोले देखने, इतनी पुरानी पिक्चर हमारी उम्र की है, उनकी उम्र की तो नहीं है। तो जैसे नहीं जी आप 1500 वाला हॉल लीजिए। तो मैंने बुला लिया स्कूल्स इधर के उधर के सारे इंस्टीट्यूशन, और मैंने सबको बोला कि आप आइए और सब स्प्रेड आउट हो जाइए, हॉल खाली नहीं लगना चाहिए, कोई इधर बैठे कोई इधर बैठे। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन 1500 से ज़्यादा लोग, बच्चे क्या बड़े, ऑल एज, ब्लाइंड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड सारे। और जो रिएक्शन शो जैसे शुरू हुई और एंड तक सारे लोग जो गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब ये सारा जो माहौल होता है कि आप सोचिए हम कैसे ना करें ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज, बिल्कुल कितना मिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है रमेश जी कि इतने सालों बाद जाकर ये कॉन्सेप्ट भारत में सोचा गया और इस पर काम किया गया। हाँ जी, ये तो है, बट चलो आया तो सही। बट अब ये है कि 1 साल 2 साल में सक्षम नहीं करेगा ये सारा। प्रोडक्शन हाउसेस करें ये, जब भी मूवी रिलीज़ होए ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ होए,
बट अभी भी हम बहुत स्लो हैं। जैसे 2005 में हमने ब्लैक करी थी और अभी तक सिर्फ 35 पिक्चर्स हुई हैं, और भी हो जानी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी क्या? टेक्स टाइम, परमिशंस। तो आपको ये कुछ खास परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं प्रोड्यूसर से या अन्य लोगों से? डेफिनेटली, वो तो बगैर परमिशन के तो हम कोई फिल्म नहीं करते हैं। उनसे टच में रहते हैं, उनको मेल्स करते हैं, फ़ोन्स करते हैं, फिर वो क्वेश्चंस, जस्टिफाइड वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप लोग ये कमर्शियल काम तो नहीं कर रहे हैं, कि आप उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सक्षम ही करता है, जो भी करता है अपने हाथ ही करता है। उनको बुलाते हैं, इनफैक्ट उनका कन्वेंस का पे करते आने का, बसेस से अगर दिल्ली में है तो। और ऐसा टोटल एन्जॉयमेंट है। और पूरी इंडिया में जहाँ भी कोई इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स हैं, उनके पास पूरी लिस्ट पहुँच जाती है कि कौन सी मूवीज़ हमने करी है। अच्छा। और उसमें से वो चूज़ करते हैं कि आप अब हमको ये भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, सीडीज़ भेज देते हैं, पेन ड्राइव्स में भेज देते हैं। आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमने मिस्टर आमिर खान से बहुत कुछ सीखा है ऑडियो डिस्क्रिप्शन मूवी के बारे में। और मिस्टर आमिर खान बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। उनसे जब भी कोई बोलो कि आपकी ये पिक्चर हम कर लें, हाँ कर लीजिए। इनफैक्ट मिस्टर राव जो उनके साथ ही हैं, उनको जब भी मैं फ़ोन करती हूँ कि मिस्टर राव पिक्चर मैं कर लूँ, वो कहते हैं जी आपने सारी तो हमारी करनी है, कोई बची नहीं, कौन सी करनी है। तो जब हमने तारे ज़मीन पर ऑडियो डिस्क्राइब करी, तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया मुंबई से कि आप अभी मत दिखाइए किसी को, पहले आप मेरे पास लाइए, मेरे को दिखाइए, मैं उसको चेक करूँगा, फिर आप रिलीज़ करिएगा फॉर ब्लाइंड पर्सन्स। हमने कहा ठीक है। मैं तो बहुत एक्साइट हो गई। मैंने कहा चलो इस बहाने में मिस्टर आमिर खान से भी मिल लेंगे। तो बट वहाँ हम गए, बैठे, जब उन्होंने पिक्चर जैसे शुरू हुई, अगर आपने देखी है मूवी आपको याद होगा, जैसे फर्स्ट सीन है जब वो बच्चे स्कूल से निकलते हैं और स्कूल बस में जा रहे हैं, और ये छोटा बच्चा पॉन्ड में छोटी छोटी फिश उनको बैठ के देख रहा है। तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि वो बैठ के टैडपोल्स देख रहा है। मेरे को आइडिया, उसको मैं क्या बोलूँ, मैंने बोल दिया टैडपोल बोल दिया वॉइस ओवर में। कहते हैं स्टॉप, ये टैडपोल्स नहीं, आपको इतना भी नहीं पता, ये हम मुंबई में इसको गप्पी फिश कहते हैं। मैंने कहा ओके, फर्स्ट करेक्शन। फिर उन्होंने और देखी मूवी। एक और सीन है जिसमें वो जब घर पहुंचता है तो उसके फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं और वो अपने डॉग के साथ खेल रहा है, उसको उसके कानों के साथ खेल रहा है। तो मैंने वो डिस्क्राइब कर दिया। हमने बोल दिया कि वो खेल रहा है खुशी से अपने डॉग के साथ। ही सेज आप क्या देखते हैं आप लोग, आप नोटिस ही नहीं करते, आप ये नहीं देख रहे कि वो कान से उसके टिक निकाल रहा है, उसके फेस के सामने दिखा रहे हैं, देखो टिक है बहुत। तो मैंने कहा अच्छा जी, माइन्यूट। सबसे फर्स्ट सीन तो वो है जब आमिर खान मूवीज़ जब स्टार्ट होती हैं तो इतने मल्टी कलर्स नहीं आते, 5-6 कलर्स आके फिर आमिर खान प्रोडक्शन लिखा हुआ आता है। तो हमने वही बोल दिया, बहुत कलर्स मिक्स होके आमिर खान प्रोडक्शन। ही सेज यहाँ भी आपने मिस कर दिया, दीज आर द 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स मिल के आमिर खान प्रोडक्शंस बनता है। तो हमने सीखा कि हमको नोटिस करना चाहिए। लाइक वी से साइटेड वी लुक बट वी डोंट सी, वी आर नॉट एक्चुअली, वी जस्ट लुक। कोई रजिस्टर नहीं होता, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, दैट्स द थिंग। तो कितने फिल्में आप ऑडियो डिस्क्राइब कर चुके हैं? 35। बहुत कम मतलब बहुत सही बात है। जिस तरह हमारे यहाँ पे फिल्में बनती हैं कम इतनी तादाद में और इतने लोगों तक ही पहुँचनी चाहिए, दृष्टिबाधित लोगों तक, क्या कारण है, क्यों नहीं पहुँच पा रही? आप तो बहुत मेहनत कर रही हैं इस दिशा में। इसमें वही मैं कह रही हूँ, स्लो है ना, जब तक परमिशन नहीं मिलेंगी तो हम कैसे करेंगे। उसके ऊपर हम प्रोड्यूसर्स को यही बताते हैं कि ये एक आपके लिए भी इनकम है, बिकॉज अगर आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज़ करेंगे तो एक ऐप भी निकला है, एक्सेल ऐप, कि ये लोग हॉल में जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, सबके साथ बैठ के पिक्चर देखेंगे विद दैट ऐप। वो है, मतलब आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं मुखरता से कि जो भी फिल्म रिलीज हो वो इस फॉर्मेट के साथ भी रिलीज हो। बात चल रही है स्मूथली, अच्छी तरह चल रही है उनके साथ, देखते हैं हो जाएगा। मेरे को पूरा यकीन है अगले साल तक हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं इस बात के लिए कि अगले साल तक आपका ये मिशन जो है जरूर पूरा हो। हम दृष्टिबाधित लोगों की जब भी बात करते हैं तो आपने कई बार ये बात कही कि जैसा हम लोग कर रहे हैं ऐसा ही ये लोग भी करते हैं। इस नज़रिए को समझना क्यों मुश्किल होता है? एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं ये कहूँगी कि हम मूवीज़ में या शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय म्यूज़िक के, या कुछ और कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों के माइंड में ये बिल्कुल सेट है कि ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते। और जो हम सोचते हैं ये है कि वो लोग सब कुछ कर सकते हैं।
जो आप और हम करेंगे सब कुछ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो, पढ़ाई हो, सब कुछ कर सकते हैं, पर थोड़ा उनका तरीका आप बदल दीजिए करने का, वो सब कर लेंगे। अगर हम लोग कंप्यूटर में इतना बढ़िया काम करते हैं, वो हमसे बेटर करते हैं, पर यह है कि उनमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, वो हर चीज़ कर सकते हैं आप और हमसे बेटर। तो वही सोच का तरीका है, सोच बदलिए अपना कि वो क्यों नहीं कर सकते। एक ही चीज़ मिसिंग है ना, साइट मिसिंग है, तो क्या फ़र्क है उसमें, क्या फ़र्क है तो इंसान है, तो वही फीलिंग्स हैं, वही दिमाग है, वो सब कुछ वही है, सब कुछ वही। हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह हंसते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या फ़र्क है इसमें? इट्स ओनली द आइज़। रमेश जी, आपने इतने साल आपने इन लोगों के साथ, दृष्टिबाधित लोगों के साथ, उनके लिए काम किया है। आपका अनुभव क्या रहा है? किस तरह की दिक्कतें आपको भी आई? कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं दृष्टिबाधित लोगों से जुड़ी हुई जिनको आपने महसूस किया, और एक व्यक्ति के तौर पर आपको कितना बदला इन्होंने? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब से शुरू किया है, जब 2003 में तो सक्षम किया, उससे पहले 8 साल नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मैं वॉलंटियर थी। तो जब से अब तक तो मेरे को कोई ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं एक्सपीरियंस रहा, बट हाँ, मेरी ग्रोथ में बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इन लोगों से। हम कहते हैं ना कि हम उनको सिखा रहे हैं, उल्टा है, वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। जैसे हमारा जो स्कूल है नोएडा में बच्चों का ब्लाइंड स्कूल, वहाँ पर वो बच्चे हमको कितना सिखाते हैं, कितने खुश हैं, कितना प्यार देते हैं। जब आप वहाँ अंदर जाओ, जैसे वो आवाज़ सुनते हैं, मतलब इतना प्यार कहाँ मिलता है, अनकंडीशनल, बिल्कुल। मैं सबको यही कहती हूँ, पूरे दिन का मेरा सबसे बेस्ट टाइम ये होता है जब मैं अपने स्कूल में होती हूँ बच्चों के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया जी। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, नो मुश्किलें तो ऐसी कुछ नहीं है, बस हाँ मुश्किलें ये हैं कि लोगों को थोड़ा, लोगों की एटीट्यूड बदलना, क्योंकि एनजीओ है तो हमको तो फंड्स की ज़रूरत रहती है, बिल्कुल। सो लोगों को टैप करना कि प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। यानी विडंबना कहिए ये कि उन लोगों से कोई मुश्किल नहीं होती, मुश्किलें सामान्य लोगों से होती हैं कि उनको समझाना मुश्किल होता है। यहाँ अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि रुमी जी ने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी है। कैसे, जानेंगे ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं रमेश सेठ के साथ, एक ऐसी महिला जिन्होंने देश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्म्स की शुरुआत की। रमेश जी, आपने ज़िंदगी में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। क्या आपको कभी अकेलापन भी अखरता है, या फिर ज़िंदगी बहुत भरी पूरी लगती है इनके साथ? बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़िंदगी इतनी सुंदर है इनके साथ, बिल्कुल जीने का मन करता है, बिल्कुल जीने का मन करता है। और करते रहो ये काम, करते रहो ये काम, बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता। तो ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्म्स को लेकर आप आगे अब क्या काम करने वाली हैं? क्योंकि फिल्मों की तो कोई वैरायटी की बात करें, हाँ जी, तरह तरह की फिल्में हैं हमारे जी, पास, जी, कोई जी, अंत नहीं है। जी जी। तो आपके जहन में कोई और विचार कि अब और क्या करना है? हाँ जी, अब अगर आप सोचें एजुकेशन या एंटरटेनमेंट में, इसमें ये जो हमारे पूरे इंडिया में इतने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, कितने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं। अब आप सोचिए कोई दृष्टिहीन जाएगा वहाँ देखने, सपोज कुतुब मीनार गया देखने के लिए, कैसे समझेगा क्या है कुतुब मीनार? अब आपको समझा पाएंगे आप उनको कि कैसा है, कितना उसका स्ट्रक्चर क्या है? कभी छू पाएगा? कभी भी नहीं। तो ये है मेरा नेक्स्ट, बिल्कुल, कि जो भी हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे इंडिया के, उनके रेप्लिकास बने,
2 फीट 3 फीट रेप्लिकास बने, और जो भी दृष्टिहीन है वो उनको छू के वो समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हमने एक ट्रायल किया था, कुतुब मीनार बनवाया था, हम भी जो साइटेड हैं, हम देखने गए उसको, जब हमारे स्कूल में रखा था वहाँ पर, पूरी ज़िंदगी देखते आ रहे हैं हम कुतुब मीनार। हमको आइडिया नहीं था कि हर उसका जो यू कैन से फ्लो है, स्टोरी है, वो जो भी है, उसका डिज़ाइन अलग है, हर फ्लोर का अलग। हाँ, अलग, उसका डिज़ाइन अलग है। हम तो बस देखते थे, अच्छा कुतुब मीनार कुतुब है, मीनार हाँ, है। वाह वाह, क्या बहुत बढ़िया कुतुब मीनार है। हमने सैम्पल के लिए कुतुब मीनार बनवाया, एक रेप्लिका 2 फीट, और इतना शॉकिंग रहा कि मेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस था ये। मेरे को आइडिया नहीं था कि कुतुब मीनार का उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो ठीक है, उसका डिज़ाइन क्या है, हर फ्लोर का राउंडेड है, फिर सेकंड फ्लोर स्क्वायर है, सारा ये। तो देखिए, हम लोग साइटेड भी देखते हैं बट रजिस्टर कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये भी एक नई सोच है कि ये होना हाँ, चाहिए। कि मॉन्यूमेंट्स जो हमारे स्मारक हैं उनको भी तो, इनको भी तो देखने का हक बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन ये आपने योजना भी आगे और भी बढ़ाई है, कुछ और भी रेप्लिका जैसे तैयार हुए हैं? हमने ट्रायल किया है लोटस टेम्पल का, वो स्कूल में एक रखा हुआ है, पर स्कूल में नहीं रखना चाह रहे ना। इट हैज़ टू बी कि जहाँ पर लोटस टेम्पल है वहीं पर होना चाहिए एक रेप्लिका। तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। और जो दिल्ली से बाहर से भी, दिल्ली के बाहर से जो आते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी ये है। प्लस मैं तो ये कहती हूँ, जैसे मैंने एक प्रपोजल एक बार डाला था कि आप इसको मेरे को एक जगह दे दीजिए जहाँ पर सारे रेप्लिकास पूरे इंडिया के हो या 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो, और इसको आप मिनी इंडिया कर दो रेप्लिकास को। और ये टूरिज़्म इज़ अ वे ऑफ टूरिज्म, टिकटिंग कर दो उसके लिए। टिकट्स जो बाहर से लोग आते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वो नहीं जा सकते पूरे इंडिया घूमने, सारे रेप्लिकास सांची स्तूपा देखने कौन जाता है इतनी दूर, तो यहाँ देख लें, उनको समझ आ जाएगा। एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, दोनों चीज़ हैं इसमें। और आप इन बच्चों की एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों में बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपकी जो एनजीओ है सक्षम, एक बहुत अहम रोल जो वो अदा करते हैं वो है तकनीक के माध्यम से इनकी ज़िंदगी को आसान करना। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप लोग काम करते हैं और तकनीक इन लोगों तक लेकर जाते हैं ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी सुगम्य तरीके से जी सकें? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी है। आजकल के ज़माने में आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं तो फिर आप तो बहुत पीछे हैं। तो इनके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरत है, और इतने एक्सपर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी में। आप सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लैपटॉप यूज़ करना वो करेंगे, लैपटॉप आप और हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। डिफरेंस ये है कि वो एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, उससे करते हैं। सक्षम का आइडिया ये था जब शुरू किया था हमने 2003 में, कि इनके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो वो आके बल्क में चीज़ें वहाँ पर हो, वो आके जो वो चीज़ उनको चाहिए अपने आप चूज़ करें। ये नहीं कि डोनर्स आके जो दे दिया वो ले लिया, ये नहीं। वहाँ आए, वहाँ चूज़ करें, उनको सूट करता है ले, नहीं तो नहीं ले, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उस टाइम लैपटॉप का एक सॉफ्टवेयर था जॉज, जो बाहर से आता था, अमेरिकन, जो एक लाइसेंस के लिए उनको 60,000 फॉर 1 लाइसेंस। तो ये तो अनअफोर्डेबल फॉर इंडिया, बिल्कुल। तो मिस्टर मनोचा, लाइक आई टोल्ड यू, वो तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, उन्होंने सोचा ये तो चलेगा नहीं। तो इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ ये काम करते करते बड़े साल से NVDA आया, अब नॉन विजुअल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विच इज़ नाउ 3000, वही काम करता है। अब लेटेस्ट आया इंडो NVDA, जो है 14 लैंग्वेजेस में, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस इंडिया में इतनी है, हिंदी इंग्लिश ही नहीं है ना, बहुत कुछ है, बहुत सारी हैं, तो सबके लिए है अब ये। सो ये हम कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए और क्या करें, एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मोबिलिटी के लिए, दैट इज़ द मेन थिंग। तो रमी सेठ की ज़िंदगी तो इनके आसपास ही घूमती है। तो अभी आने वाले वक्त में रमी सेठ अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ और आगे करना चाहिए? मैं तो इसी लाइन में करती रहूँगी, नो और ज़िंदगी मेरी कोई नहीं है, बस यही है, इसी को हम करते रहेंगे। बट अभी बहुत टाइम लगेगा, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ रेप्लिकास का, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो एजुकेशन है, इसके लिए बहुत करना है। और हमारे जो पार्टनर्स हैं पूरे इंडिया में, जो पार्टनर्स हैं, आपको बताया मैंने, मिस्टर मनोचा, वो भी ऑनरी हैं सक्षम में मेरी तरह, बट वो एम्प्लॉयड हैं बाय डेजी कंसोर्टियम, और डेजी स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑडियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वो टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रमोट करते हैं। तो अपने पार्टनर्स के साथ
पूरे इंडिया के जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ हम सेंटर्स खोल रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिवाइसेस कर रहे हैं विद ट्रेनिंग। अब जैसे हम ये बिलीव करते हैं कि 3 चीज़ें हैं। आप किसी दृष्टिहीन को एक कुछ दे दीजिए, सपोज एक स्मार्ट केन दे दो, एक केन है वो दे दो या लैपटॉप दे दो, उसका क्या फ़ायदा है जब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे? फ़ायदा क्या हुआ? ट्रेनिंग दे दी और हाथ में लैपटॉप नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर लैपटॉप दिया तो उसके अंदर कंटेंट नहीं डाला, सॉफ्टवेयर नहीं डाला, बुक्स नहीं डाली, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो कुछ भी नहीं है। तो किट, कंटेंट, कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। किट दिया, उनको ट्रेनिंग दी, कंटेंट डाला, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप उनको छोड़िए, बस उड़ गए वो फिर पूरी लाइफ कर लेंगे। यानी कि ये समझ सकते हैं रमेश जी कि आप अपनी ज़िंदगी विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधित लोगों के सशक्तिकरण को लेकर ही, मिशन को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी पहल की है आपने, जिसमें ऑडियो डिस्क्राइब फिल्मों को आप इन तक लेकर जा रही हैं ताकि ये लोग भी फिल्में इंजॉय कर सके, क्योंकि हम सभी इंजॉयमेंट का एक माध्यम लेकर मानते हैं फिल्में हैं, लेकिन जैसा आपने कहा इनके भी तो हक है हमारी तरह ही फिल्में देखने का और इन्हें एंजॉय करने का। फिलहाल आपको हमारी सबकी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि आप आगे जो भी काम कर रहे हैं इनके लिए वो सफल साबित हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी तेजस्विनी। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल लेते हैं इजाजत, नमस्कार।